दुनिया के 3 सबसे मुश्किल सवाल। सबसे पहला, बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री क्या है? दूसरा, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तीसरा, ओल्ड रिजीम ले या न्यू रिजीम ले? ये फैसला करना, क्योंकि अब टाइम आ गया ITR फाइल करने का और आप सभी को खटक रहा है ये सवाल। कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात, आपने अपने एम्प्लॉयर को जो भी रिजीम बताई कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। मतलब बेसिकली कोई भी रिजीम सेलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, ये 2023 से पहले सिर्फ एक रिजीम होती थी जिसे हम बोलते थे ओल्ड रिजीम। इसका मतलब क्या होता है? रिजीम होता क्या है? ये बेसिकली टैक्स रेट्स होते हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर ये टैक्स रेट्स लगाए जाते हैं और टैक्स अमाउंट पे अराइव किया जाता है जो आप पे करते हो। ठीक है, ओल्ड रिजीम में क्या था? ओल्ड रिजीम में टैक्स रेट्स थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये टैक्स रेट आपकी टैक्सेबल इनकम पे लगते थे। अब मैं टैक्सेबल इनकम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फर्क है टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में। टोटल इनकम में से जब आप माइनस करते हैं एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस, मतलब दोनों को माइनस कर देते हैं, तो आप पहुंचते हैं टैक्सेबल इनकम पे। सही बोला ना मैं? टोटल माइनस एग्जेम्पशंस माइनस डिडक्शंस अराइव एट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे जब रेट्स लगते हैं तो उस पर टैक्स देना होता है। अब आई न्यू रिजीम 2023 के अंदर। न्यू रिजीम का क्या मतलब है? न्यू रिजीम के अंदर टैक्स रेट्स हैं जिस तरीके से ओल्ड रिजीम में भी है, लेकिन यहाँ पे आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। बेसिकली आप मान लीजिए कि नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम ही आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, लेकिन इसके अंदर रेट थोड़े कम है। यानी कि फर्क क्या है? अब समझिए, एक बार समझिए। ओल्ड रिजीम के अंदर आप बेसिकली हायर टैक्स रेट दे रहे हो, लेकिन इनकम कम है। इनकम कम कैसे हो गई? डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस थे। अब न्यू रिजीम के अंदर टैक्स रेट्स कम है लेकिन इनकम ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसके अंदर से आप एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस माइनस नहीं कर पाए। अब आपको चूज करना है कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन सी है। बेनिफिशियल का क्या मतलब है? ऑब्वियसली जिससे हमें कम पैसे देने पड़े सरकार को, हम अपना पैसा बचाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जिसमें भी हमारी लायबिलिटी कम आएगी वो हम रिजीम चूज करेंगे। अब ये देखें कैसे कि किस में लायबिलिटी कम आ रही है? बहुत सिंपल है। इनकम टैक्स का खुद का कैलकुलेटर है, किसी की बात मत मानो, किसी को पैसे मत दो। इस कैलकुलेटर पे जाओ, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे आपको फिगर आउट करना है। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, incometax.gov.in पर जाना है। मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ सो दैट आपको आसानी हो। सही है, यही टाइप किया मैंने। ठीक है, अब आप आते हो होम पे। ठीक है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट के होम पे। अब इस लेफ्ट में जो आपको ये पूरा टैब दिख रहा है, इसके अंदर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिखेगा। इस पर क्लिक कीजिए। खुद का है इनकम टैक्स का, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, टैक्स पेयर कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। आई एम होपिंग कि आप अगर इसी साल का ITR भर रहे हो। असेसमेंट ईयर का क्या मतलब होता है? जिस भी साल में आपने कमाई करी उसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर, उससे अगले साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्योंकि जैसे 31 मार्च तक आपने कमाई कर ली, उसके बाद अगला साल शुरू हो जाता है। आप टैक्स तो उसमें भर रहे हो, इसलिए असेसमेंट ईयर अगला साल होता है। तो अभी असेसमेंट ईयर जो चल रहा है वो 24-25 है। इसमें यहाँ पे सही सेलेक्टेड है, वेरी गुड। टैक्स पेयर कैटेगरी आपकी जो भी है, इंडिविजुअल, फर्म, LLP जो भी है आप वो ले लीजिए। और यहाँ पे हम इंडिविजुअल ले रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर इंडिविजुअल हियर। और फिर उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस भी मुझे लगता है कि मोस्टली रेजिडेंट ही होगा, अदरवाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी एज क्या है? बिलो 60, 60 to 79, 80 एंड अबव, वो देख लीजिए। और उसके बाद अब आते हैं कि जो भी आपकी एनुअल इनकम है। अब अपनी जो भी आपकी टोटल इनकम आती है ना, इनकम आती है उसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये की डिडक्शन है बेसिकली, जो भी आपको इनकम मिलती है। ठीक है, जब आप काम करते हो, पैसे कमाते हो, तो इनकम टैक्स ने कहा है कि 50,000 रुपये उसमें से टैक्सेबल रखो ही मत। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एग्जेम्पशन लिमिट है, बट उसके अलावा टोटल इनकम के अंदर ही वो 50,000 रुपये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो लेट्स से अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपये है, तो यहाँ पे हम 7 लाख लिखेंगे। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड रिजीम आपको दिख जाता है, एज पर न्यू रिजीम। अभी हमने डिडक्शन जो है 0 ली है। क्यों लिए? 50,000 का हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर हो गया है। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं। ये देखिए टोटल इनकम जो है यहाँ पे आप 7 लाख देख रहे हो, टोटल डिडक्शन जो है 0 है। टैक्स अमाउंट एज पर ओल्ड रिजीम 54,600 रुपीज़ है। टैक्स अमाउंट एज पर न्यू रिजीम 0 है। अब देखिए इससे ज़्यादा भी हो सकती थी ना आपकी इनकम, 12 लाख रुपीज़ हो सकती थी, तो मैंने 1,20,000 लिख दिया। 12 लाख रुपीज़ भी हो सकती थी। और डिडक्शंस पर अब आते हैं। ठीक है, तो डिडक्शन जैसे अगर यहाँ पे अगर आपकी 12 लाख थी, तो आपकी जो टोटल सैलरी है वो 12,50,000 होनी चाहिए। यहाँ पे 12 लाख एंटर कीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या आना है, टोटल डिडक्शंस में क्या आएगा? पहली बात, टोटल डिडक्शंस में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस दोनों आएंगे। मोटे मोटे नोट कर लो। सबसे पहला HRA,
HRA कैलकुलेटर भी आराम से आपको, जैसे गूगल करोगे ना, ये देखो, ये गूगल किया, आपको दुनिया भर के HRA कैलकुलेटर फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, HRA कैलकुलेटर कोई भी खोल लीजिए, इसको हम यहाँ पे आप अपनी बेसिक सैलरी डाल दीजिए। लेट्स से कि मेरी बेसिक सैलरी 6 लाख रुपए है। ठीक है, DNS अलाउंस जो है सरकारी एम्प्लॉयज़ को मिलता है, तो वो नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। HRA रिसीव लिख देते हैं कि HRA लेट्स से मुझे 4 लाख रुपए का मिला साल भर। या आपकी जो कंपोनेंट एनुअल सैलरी का आपको स्ट्रक्चर देखोगे ना, उसमें से वो टोटल अमाउंट सारा यहाँ पे डालते रहिएगा। साल भर में आपने कितना रेंट पे किया, लेट्स से आपने साल भर में पे किया 2,40,000 रुपये, 20,000 रुपये महीने के हिसाब से। ठीक है, आप कौन से शहर में रहते हैं, कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहते हैं, नहीं रहते, मतलब यहाँ पे होता क्या है, ये थोड़ा कैलकुलेशन में फ़र्क आ जाता है इन चारों शहरों में रहने से, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं नहीं रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनको बोल दूँगा कैलकुलेट करने को, और इन्होंने मेरा चार्जेबल टू टैक्स बता दिया, और उसमें से मुझे इन्होंने एग्जेम्प्ट अमाउंट भी बता दिया। ये हो गया 1,80,000, तो ये एक हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1,80,000 डाल देता हूँ। HRA रिसीव जो आपका यहाँ पे आपने डाला है, यहाँ पे आप जो देख रहे थे ना HRA रिसीव, ये बेसिकली आपके सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी गिवन है, और बेसिक सैलरी भी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में गिवन होगा। रेंट पेड, तो रेंट आपको पता ही है कितना दिया है आपने, और ये 10% ऑफ द बेसिक सैलरी है, इसी का बेसिक सैलरी है। ठीक है, अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पे 2,40,000 रेंट डाला था, माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना होगा, बेसिक सैलरी हमने डाली थी 6 लाख रुपीज़, राइट, तो 10% हो गया उसका 60,000, 2,40,000 माइनस 60,000, 1,80,000। ऑसम। ठीक है, यहाँ पे जब आप टोटल डिडक्शंस डालते हो, जैसे कि हमने अभी निकाला, ठीक है, ये हमने सिर्फ HRA डाला है। इसके अलावा आप क्या डाल सकते हो, आप पूरा एक एक्सेल बनाओ। ठीक है, एक्सेल में आप लिखो कि ये मेरा HRA एग्जेम्पशन है। कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। ये मेरा LTA एग्जेम्पशन है, LTA एग्जेम्पशन लिख दो। उसके अलावा आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स करी है, सारी नहीं, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट्स नहीं, जो आपने ELSS खरीदे हैं, जो आपने FD कराई है 5 साल वाली, ठीक है, वो सब चीज़ें, आप बच्चों की स्कूल फीस हम कंसिडर नहीं करते ऐसी चीज़ें, और जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, ये सब एक जगह लिखी, और यहाँ पे उसका सम टोटल विद एग्जेम्पशंस, मतलब एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस दोनों यहाँ पे डाल दीजिए। अगेन मैं डिडक्शंस रिपीट करने वाला हूँ। 80C की जो डिडक्शंस होती हैं, आपका LIC का प्रीमियम, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस, आपने कोई अगर होम लोन रीपे किया है, अगर आपने ELSS खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड्स बेसिकली, ठीक है, वो सब चीज़ों का सम 80C का यहाँ पे आता है। 80D में आते हैं वो पेरेंट्स के लिए, जो अपने लिए, आप किसी के लिए भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, उस पर जो प्रीमियम पे करते हो वो 80D में कवर होता है। तो उन दोनों का टोटल डिडक्शन, जो मेजरली जो डिडक्शंस होती हैं वो ये दोनों है। और एग्जेम्पशंस भी मेजरली दोनों है, HRA और LTA, उन दोनों का सम यहाँ पे जब आप डालेंगे तो आपको, चले लेट से मैं मान लेता हूँ कि मेरा 1,80,000 HRA का ही एग्जेम्पशन है, और मेरी डिडक्शन है करीब 1,50,000 की, जो 80C की होती ही है। ठीक है, तो 1,50,000 और 80 कितना हो गया, 3,30,000। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तो हमारा 80C कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता दूँ, 80C के अंदर ना आपका एम्प्लॉयर ने, आपके जो जहाँ पे भी आप काम करते हैं, उन्होंने आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके PF में पैसा जमा करा दिया है। ठीक है, आपके फॉर्म 16 में भी वो आपको अमाउंट नज़र आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने 80C में डिडक्ट कर दिया होगा, एज अ डिडक्शन शो हो गया होगा। तो वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो अपना PF कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमने 3,30,000 ले लिया, 1,50,000 80C का और 1,80,000 HRA एग्जेम्पशन, जो मैंने आपको सामने कैलकुलेट करके दिखाया। अब आ जाते हैं एंड में, यहाँ पे राइट में, टोटल इनकम, डिडक्शंस, ओल्ड रिजीम के हिसाब से ये बनना चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ये बनना चाहिए। कौन सी में जाओगे? ऑब्वियसली आप ओल्ड रिजीम में जाओगे। बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास इनफ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस हैं, तब आप जाते हो ओल्ड रिजीम में। जब आपके पास डिडक्शंस एग्जेम्पशंस इनफ नहीं है, तो आप जाते हो न्यू रिजीम में। इनफ का मतलब यही है कि बेसिकली आपकी लायबिलिटी कम किससे हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस डालिए और अपनी लायबिलिटी फिगर आउट कर लीजिए कि किसमें कम आ रही है। ऑल राइट गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको रिजीम सेलेक्ट करनी है। आपको कोई भी डाउट हो डिडक्शन और एग्जेम्पशन से रिलेटेड, मुझे पता है कि वहाँ पे कैलकुलेशन में आपको कुछ हो सकता है इशू, इसीलिए नीचे कॉमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपका आंसर 4 से 5 घंटे के अंदर मैक्सिमम, वैसे तो इमीडिएटली कर दूंगा, लेकिन 4 से 5 घंटे का टाइम दे दो यार, मतलब है ना। ठीक है, वैसे तो इमीडिएटली कर दूंगा, आप लिख दीजिएगा, मैं आपका आंसर कर दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड सारी वीडियोस हर थर्सडे। अभी तो मैं डाल रहा हूँ सारी वीडियोस 9 बजे, सुबह 9 बजे डालता हूँ।
ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।